और अब नेक्स्ट पैनल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कमाल अख्तर साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी विधायक हैं कमाल अख्तर जी, प्लीज आप मंच पर आएं। और अगला नाम है राजकमल गुप्ता जी का। राजकमल गुप्ता जी प्लीज आप मंच पर आएं, केंद्रीय प्रबंधन समिति से। हमारे सहयोगी जेपी लगातार बने हुए हैं। नेक्स्ट सेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसे ये अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं और जनता कितना साथ दे रही है, इनके इलाके के क्या मुद्दे हैं। जेपी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम इस खास कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कमाल अख्तर साहब हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मंत्री रहे। ये वो इकलौते हैं नेता, कह सकते हैं कि मुलायम सिंह जी के लाडले नेता, जिनको सीधा राज्यसभा भेज दिया गया था। मैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो अख्तर साहब ठीक है ना, तो इनसे बड़ा लाड दुलार रहा है मुलायम सिंह जी का। इसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा में सचेतक के तौर पर इन्हें चुना गया है और काफी तेज तरह नेताओं में गिनती है। मंत्री रहे अखिलेश सरकार में और लगातार जनता का इनका प्यार मिलता रहा है। अख्तर साहब, चर्चा की शुरुआत अगर हम करें, एक बहुत महत्वपूर्ण है लड़ाई अब जो चल रही है। लड़ाई ये चल रही है क्योंकि 2027 की सुगबुगाहट हो चुकी है। 2027 में आप समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि योगी सरकार तो रोड मैप खींच चुकी है, 2047 का विजन लेकर चल रही है और आपने देखा इस बार विधानसभा में ये लकीर खींच दी। पहले तो मैं आभारी हूं आपका जी न्यूज़ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार का और 2027 का, तो जितने भी जो ज़रूरत है आज, जिन मुद्दों पे सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था, वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सड़कें, विकास, इन चीज़ों के ऊपर जनता को मौका, भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का काम जनता ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों से एकदम विफल साबित हुई। जहां आप बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, मुरादाबाद के बहुत सारे, मुरादाबाद के विकास की बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए, उनसे आपने बात की। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट करने वाला जनपद है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में इतना फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं करता होगा क्योंकि ब्रास सिटी के नाम से ये पूरा जनपद है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, लगातार सदन में उठाने के बाद, लगातार मांग करने के बाद, इतना बड़ा ब्रास का काम होने के बाद, जाहिर सी बात है, अभी मेयर साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने मुरादाबाद को, हम लोगों ने पहला नंबर इसमें जो है स्वच्छता के अंदर देश के अंदर मिला। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लाखों लोग उत्तर इसके मुरादाबाद के अंदर ऐसे हैं जिन्हें, गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। बड़े बड़े अस्पताल हैं। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज से टाई अप कर लिया और कह दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। अब हमारे मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज होगा जिससे आपने टाई अप किया है, आप उसकी रेट लिस्ट ले लीजिए। MRI कितने में होता है? प्राइवेट में MRI इतने का ही होता है। इलाज इतने महंगा होता है जितना प्राइवेट में महंगा होता है। और गवर्नमेंट कहती है कि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, मैं सुनना था, कह रहे थे आयुष्मान डॉक्टर लेके जाएगा, अगर उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है कहेंगे इससे ब्रेन का इलाज ही नहीं होता है, इससे तो पेट का इलाज होता है। किसी के पेट में प्रॉब्लम है तो कहते हैं इससे पेट का इलाज ही नहीं होता, इससे तो हार्ट का इलाज होता है। मतलब लगातार वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट को डच कर रहे हैं और पैसा लेकर वो आयुष्मान का गलत इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। इलाज पे पूरी तरह फेल। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ। सबसे बड़ा, जहां तक कहा, अभी आपने देखा होगा इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर, गवर्नमेंट कह रही थी इतने इन्वेस्टर मीट हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं मुरादाबाद में, आप और कोई नेता आए उनसे भी पूछिए कि अभी तक इस 8 साल की सरकार में अगर एक उद्योग उत्तर प्रदेश के इस मुरादाबाद जनपद में लगा हो तो इन्वेस्टर मीट का मतलब है बेरोजगारी चरम पर है। तो मैं कह रहा हूं कि हम अभी सदन में थे तो 27 की नहीं, हम 47 की बात कर रहे थे। अरे जो मुद्दे, आज लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे पास रोजगार के लिए इंतजाम नहीं है। लोगों को इलाज चाहिए, हमारे पास इलाज का इंतजाम नहीं। उसकी तारीफ करेंगे। GST अभी देखिए ना, पूरा लाखों व्यापारी तो खुश लाखों खुश है। अभी आप देखिए ना, अमेरिका ने कितना टैरिफ हम पे बढ़ा दिया।
पूरा अकेले मुरादाबाद को अरबों रुपए का नुकसान है। नहीं। पूरे उद्योगपति बर्बादी की तरफ हैं। वो तो कह रहे हैं ना, GST अमेरिका लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे। मैं बता रहा हूं ना, आज 2-3% GST खत्म करने से कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, जो उद्योग था हमारा, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, पूरा उद्योग बर्बाद हो गया। जितना हथकरघा का था, ब्रास का था और उद्योग था। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को जो मौका दिया था वो सरकार पूरी तरह विफल हो गई, और जात धर्म बिरादरी के नाम पर जनता देश की समझ चुकी है। हिंदुस्तान वो जगह है जहां गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्ध सब प्यार के साथ रहते हैं, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा नहीं चलती। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ये साबित कर देगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का बांटने वाला एजेंडा था वो खत्म हो जाएगा। मैं गुप्ता साहब, देखिए गुप्ता साहब क्योंकि वीएचपी से जुड़े हैं और इससे तो बीजेपी की विंग माना जाता है, वाकई में ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह भी कमाल अख्तर साहब ने कह दिया कि ये बांटने की राजनीति करती है। धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा। वैसे मैं तो चूंकि हिंदुत्व का काम करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन केवल आपको मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जितना स्वाभिमान आज है, भाई साहब ने कहा ट्रंप ने ये कर दिया, चीन ने जो करा, सबके सामने डोकलाम हुआ। हर चीज का कितनी तत्परता से इस सरकार ने जवाब दिया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा समाज, पूरी दुनिया, सब जिस स्तर के लोग यहाँ पे बैठे सब जानते हैं। आज की सरकार ट्रंप के आगे भी झुकी नहीं है। ठीक है, वो एक हमारा हो गया, अभी आपने देखा उसके 3 देशों में हमारा प्रधानमंत्री हुआ है। ये राजनीतिक विषय चल पड़ा है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। चीन चला गया, रशिया चला गया, आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ये कह दिया कि हमने भारत को और रूस को, इन तीनों का एक कर दिया। तो ये सरकार, भाई साहब ने दूसरा विषय क्या कि ये केवल जात धर्म इसके ऊपर बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, हम केवल हिंदुत्व हैं, हिंदू हैं। और हम स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू सहोदरा, जो भी हिंदू पैदा हुआ वो एक माँ की औलाद है। हम सब भारत माता की औलाद हैं। और मैं तो एक बात और बढ़ के कहता हूं कि जितने मुसलमान हैं वो भी हमारे भाई हैं। भाई साहब कह रहे हैं हम बांटते, अरे हम तो कहते हैं 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2025 साल पहले ईसाई नहीं थे, अब 2082 चल रही है, वो युगाब्द है जो विक्रमादित्य अंतिम राजा हुआ था। मैं एक सवाल है, क्योंकि ये बीजेपी पर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान, आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन आप भी तो फिर पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, नहीं क्यों फिर? देखिए ऐसा है ना, आप जातियों में बांट रहे हैं, नहीं जातियों में नहीं बांट रहे, वो मजहब में उसमें कई नहीं है। पी के बहुत सारे मतलब होते हैं, डी के बहुत सारे मतलब होते हैं, ए का बहुत सारा मतलब होता है। तो वो तो फिर तो वो तो कहते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताती है ना, वो तो कुछ आप कुछ भी बोल सकते हैं। पी का मतलब पिछड़ा भी हो सकता है, डी का मतलब दलित है, ए का मतलब आधी आबादी भी हो सकता है, ए का मतलब अगड़े भी हो सकता है। यानी पीडीए का मतलब यह है जितने इस सरकार के अंदर दुखी, पीड़ित, वंचित, जिनके साथ जुल्म, जाति, अन्याय हुआ है, वो पीडीए है। हम सब उन लोगों से कह रहे हैं जिन सरकार ने जुल्म जाति की है, उस जुल्म जाति को हम लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर ऐसी सरकार को जवाब दें। जहां तक गुप्ता सर ने कहा अभी कि मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को तीनों देशों से वो किया और इकट्ठा होके वो करना चाहिए, मतलब ट्रम्प साहब ने उसको कहना पड़ा कि मोदी जी हमारे बहुत करीबी हैं। मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिसका जवाब, अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 50%, तो हम अपना टैरिफ 100% क्यों नहीं लगा सकते भाई? आप लगाएं ना, उसका जवाब दें। ये तो कूटनीति है। अच्छी बात है मोदी जी चाइना गए, अच्छी बात है मोदी जी गए, अपने देश के लिए करना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं जब कोई भी है, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, सवाल ये है कि जहां अभी गुप्ता सर ने कहा हिंदू, कोई धर्म आज के नहीं है, हिंदू है
सैकड़ों वर्षों पुराना धर्म है। कोई आज हिंदू आज पैदा नहीं हो रहा, कोई मुसलमान आज पैदा नहीं हो रहा, कोई सिख आज पैदा नहीं हो रहा। सब लोग सदियों से अपने धर्म को मानते आ रहे हैं। राजनीति और धर्म अलग चीज है। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि अपना धर्म मत मानिए, कोई पार्टी ये नहीं कहती आप मंदिर पूजा करने मत जाइए, कोई पार्टी ये नहीं कहती आप नमाज नहीं पढ़िए। आज जहाँ तक सवाल है, हम सत्ता और सरकारें इसलिए बनाते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो। हम सरकारें इसलिए बनाते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार का इंतजाम हो। हम सरकारें इसलिए बनाते हैं कि हमारे लिए अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, खाद, स्वास्थ्य, इन चीजों की सुविधाएं हो। वो तो कहते हैं ना, लेकिन हमने ये काम है ही किया है। नहीं। हमने काम किया। और कहाँ दूसरा, किया काम? छांगुर जैसे अरे लोगों पे सर मैं- सुनिए ना, जो छांगुर जैसे लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, जो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं इस देश को, तो क्या उस पर जो एक्शन हो रहा है वो सही है? और ऐसे लोगों का इलाज क्या है? मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई आदमी कानून के खिलाफ काम करता है, वो सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कानून आपके पास है, आप कार्रवाई करो। कौन मना करता है? वो कोई भी है, कितना भी बड़ा आदमी है, आप कार्रवाई करिए। किसने मना किया? कमाल लगता है साहब। एक सवाल आता ना, जब छांगुर का मामला है तो अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले, और ये बीजेपी आरोप लगाती है। छांगुर के मामले में एक ट्वीट भी नहीं आता, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं आता है छांगुर के मामले पर। और कोई होता तो छांगुर के मामले पर अखिलेश यादव फौरन कूद जाते। मामले में छांगुर जो धर्म परिवर्तन का मामला था। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी का धर्म परिवर्तन, कोई हिंदू या मुसलमान किसी मुसलमान को कोई हिंदू बनाए, हिंदू को मुसलमान बनाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम कहते हैं। इसमें करना क्या है? कानून है भाई, आप करिए उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन रोजगार की बात क्यों नहीं करेंगे आप बताइए ना, आपने कितने 8 साल के अंदर कितने नौजवानों को रोजगार दिया? आप बताइए। आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं तो मुरादाबाद के अंदर, अमरोहा के अंदर, बिजनौर के अंदर कितनी फैक्ट्रियां आपने लगाई? आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आज डॉक्टर नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं, यूरोलॉजिस्ट नहीं, गायनी नहीं, कोई वहाँ पर टेस्ट नहीं हो सकता, किसी ब्लड का टेस्ट नहीं हो सकता। सिर्फ किस लिए अस्पताल है कि गुप्ता जी मुझे मारेंगे, मैं गुप्ता जी को मारूंगा। और अस्पताल में जाएंगे, बोले 50,000 तू ले लो, 307 बना दो, 307 बना दो, ये बना, इसलिए अस्पताल है। कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में एमवाई फैक्टर ही था, सब कुछ जो था। मुस्लिमों को नौकरी मिलती थी या यादवों को नौकरी मिलती थी? आरोप तो आप सरकार पर लगते हैं। आप देखिए मैडम, ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं, आप जो लोग कहते हैं कि 46 में 56 हमने कहा हाउस में, आप टेबल तो करिए। मैं यहाँ भाषण में कहूँ कि फलानी सरकार में, अरे एक तरफ तो कहते हैं कि लोग कहते हैं मुसलमान इतने एजुकेटेड ही नहीं है, आप लिस्ट तो निकालिए जहाँ मुसलमानों को नौकरी मिलती है। और आज मैं आपको बता दूं, यही योगी जी की सरकार है। आज आप लिस्ट लिखा के देख लीजिए, और अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कितने मुसलमान उसके अंदर आए हैं। ये तो टैलेंट के ऊपर है। किसी सरकार में हो, हमारे जाट भाई हैं या बहुत सारे बैठे होंगे, गुजर भाई हैं, किसी की सरकार रही हो, मायावती जी की सरकार रही हो, मेरी सरकार रही हो, या आज बीजेपी की सरकार है, जब पुलिस की भर्ती होती है तो सारे के सारे वो लोग भर्ती होते हैं। अब कहने लगे कि पार्शलिटी हुई है, क्यों? वो तैयारी करते हैं, वो लोग उस पर ट्रेनिंग लेते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, नहीं, पारदर्शी तरीके से नौकरी, बिल्कुल मैं नहीं मानता। पारदर्शी तरीके से नौकरी नहीं मिलती थी, चाचा भतीजे थैला लेकर निकलते थे। अब हम पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं, सबको नौकरी मिल रही है। कौन कह रहा है पारदर्शी? नौकरी निकल ही कहाँ रही है? आप जो दोगे तो आप हाउस में आप, मैं कह रहा हूँ, अभी मेयर साहब यहाँ से गए, इतना बड़ा नगर निगम है, इतनी सारी नगर पालिकाएं हैं, आप मुझे बता दिए 8 साल में एक सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई हो? आज केवल 12,000 रुपए पे आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी काम करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख पद अकेले सफाई कर्मचारियों की भर्ती हैं। क्या कहा था इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो 90 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के हर सरकारी विभाग में जितनी भी नौकरी हैं 90 दिन में हम भर देंगे। आप बता दो कितनी भरी गई? आपके पास भी एडवर्टाइजमेंट आया होगा। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। आपने कहा कि साहब मुसलमानों की भर्ती हुई, जब भर्ती नहीं हुई तो मुसलमान कहां से भर्ती होंगे या हिंदू कहां से भर्ती होंगे? आउटसोर्सिंग हो रही है। आरक्षण जो मिलना था दलितों को वो भी खत्म कर दिया। चलिए मैं आ रहा हूं कमाल साहब, एक रिएक्शन, क्योंकि छांगुर की बात छिड़ गई। आप विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुकात रहे, आपको नहीं लग रहा है अब तो देखिए बीजेपी की विंग माना जाता है आप लोगों को, तो छांगुर धर्म परिवर्तन चल रहा है प्रदेश के अंदर, योगी सरकार, फिर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कहां सूर हैं? ये तो फेलियर आप लोगों का। एक तरफ कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, कहां है आप लोग? सो रहे हैं। अगर हम
इसमें सक्रिय ना होते तो छांगुर बाबा को आज वहां नहीं पहुंचाते जहां वो पहुंच गए। पहली बात तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, हम पूरे तरीके से इस हिंदू समाज के, क्या पूरे समाज के चौकीदार हैं और हम पूरे हर समय जागते रहते हैं। कोई भी लव जिहाद का मसला होता है हम उसको लेकर सबसे पहले आते हैं। ये चीज़ें क्यों बढ़ी आज आपके सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम चौकीदार बहुत चीख चीख के बोलते हैं। अगर हम चीख चीख के नहीं बोलते क्या ये सब काम हो नहीं रहते पहले। दूसरी बात, जितना लॉ एंड ऑर्डर, जैसे भाई साहब ने भी, सांसद साहब ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज के बारे में, आज बताइए जो ये कहते हैं कितने % केस ऑन रिकॉर्ड है, गूगल में देख लीजिएगा कितना क्राइम रेट कम हुआ है इस देश के अंदर। पहले उत्तर प्रदेश कहाँ था और आज किस जगह है। और आज दूसरी बात देखिए, जितने भी काम हुए हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो इस प्रदेश के अंदर हो रहा है वो सारे देश में होना चाहिए। जैसे धर्मांतर विरोधी अधिनियम राजस्थान में आया है वैसा पूरे देश में आना चाहिए। एक भी कोई आदमी छल फरेबी से कोई धर्म परिवर्तन ना कर सके। ठीक है, मैं कमाल साहब एक महत्वपूर्ण सवाल, जब भी किसी की वीडियो वायरल होती है तो मैं उस पर सवाल जरूर, एक से आया बक बक क्यों कर रहा है, बैठ जा चुप, वो क्या मामला था? आपने अतुल प्रधान को ही विधानसभा में ये कह दिया। अभी यहाँ सिक्का साहब बैठे थे, सिक्का साहब बड़े पुराने हमारे भी साथी हैं, तो आपने गमछे पे सवाल किया तो हमने कहा नया नया बदला है, तो अब वो बुरा भी मान सकता था। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्लासमेट होते हैं, क्लासमेटों से हंसी होती है, मजाक होती है, ये होती है। तो अतुल प्रधान हमारा साथी है, पार्टी का हमारी बड़ा युवा नेता है, तो हम लोग भाषण कर रहे थे, वो पीछे अब इसी बहस के अंदर अगर पब्लिक में कोई आदमी बोलेगा तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा। अब उसे आप प्रेम से भी कह सकते हैं, लेकिन हम साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में कूदे, तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, और अकेले अतुल प्रधान नहीं, जो पीछे बातें कर रहे हैं उनको कहे चुप बैठो, क्यों बकबक कर रहे हो। अब मुझे ये पता नहीं था कि वो लाइव है, तो अब लाइव, अब सोशल मीडिया का ज़माना, अगर उसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो वो अतुल के विरोधियों ने अपने तरीके से उसे हिंदू समाज का नेता बना दिया, और मुसलमान नेताओं ने जो होते हैं, जो मानसिकता के, जिस मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बना दिया। लेकिन वो कोई कुछ नहीं था, एक भाईचारा वाला, एक प्रेम भाव। जब हम साथ में विधायक हैं, साथ में हमारे बहुत सारे साथी भाजपा जनता पार्टी के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, हम सब लोग मिलते हैं, दुआ सलाम होती है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, हमारी तो सैद्धांतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम सब लोग साथी हैं, विकास के लिए काम करते हैं, साथ में रहते हैं। सब एक बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी का भी बहुत हॉट मुद्दा है। विधानसभा में आप लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया, संसद भवन में भी। मानते हैं कि वोट चोरी हुई? अगर वोट चोरी करते हैं तो फिर आप मानिए कि ईवीएम हैक नहीं होती। ये दो मुद्दे एक साथ कैसे लेके चल रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको अभी बताऊं, अगर हम किसी भी संस्था से कोई चीज़ मांगते हैं, आरटीआई इतना बड़ा अधिनियम हम लोगों ने बना दिया, अगर हम लोग मांगते हैं तो वो कहते हैं हम ऐसे कैसे महिलाओं का दे दें, बेपर्दगी हो जाएगी। और अभी आप ही के टीवी पर, अभी हर जगह सोशल मीडिया पे हमारी महिला सांसदों ने वो डाला, वोट डाला, तो हर महिला सांसद का वोट प्रकाशित किया गया। तो अगर चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी हम लोग मांगते हैं, वीडियोग्राफी के लिए कहते हैं कि आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए, तो क्यों चुनाव आयोग नहीं देता? अगर हम लोग कहते हैं एसआईआर आप करा रहे हैं, तो आप जो डॉक्यूमेंट से एक आदमी, उसके दादा परदादा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पिताजी 90 साल के हो गए, मेरे दादा अगर जिंदा होते तो 135-40 साल के होते, मेरे परदादा होते तो 200 साल के होते। 200 साल का तो मेरे पास आज ही रिकॉर्ड है, और मुझसे सरकार कहे आप बताओ आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसलिए वोट चोरी हो रही है कि हम लोग लेते ईवीएम से 68% पोलिंग होता, हमें डाटा दिया जाता, जब जमा होता है तो वो जाकर वहाँ पे 73% पोलिंग हो जाता है। 5% कैसे बढ़ गया? दूसरी बात, अभी आप मुझे बताइए, वो डिवाइस बता दीजिए जो हैक नहीं हो सकती। अगर जनता ये कहती है कि बैलेट से पेपर कराए, जब आपने इतनी बड़ी क्रांति कर दी देश के अंदर, जीएसटी कम कर दी जनता की डिमांड के ऊपर, जब आपने इस देश के अंदर अच्छी कानून व्यवस्था दे दी, जब आपने इस देश के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे दी, तो आप इस जनता की मांग को ये भी स्वीकार कर लीजिए कि हम लोग जो है वोट बैलेट से चुनाव कराएंगे।
तो वोट चोरी तो हो रही है, सरकार इसको माने नहीं माने ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप भरोसा किसी पर तो करेंगे ना। किस पर भरोसा? चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, एजेंसियों पर भरोसा नहीं। गुप्ता जी, किस पर भरोसा करें फिर? ये आप लोगों के साथ सब मिले हुए हैं। मेरा सवाल आपसे, वोट चोरी हो रही है, वो पूछ रही हैं आप। मैं आपसे ये बता दूं, अगर वोट चोरी हो रही होती तो बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार होती। कांट थोड़े जीत जाते फिर ये। अच्छा, जितनी जगह सरकारें बन रही हैं तो फिर तो साहब भाजपा की बन जाती। मतलब जहाँ पे इनके अयोध्या के अंदर एमपी जीता, जीते साहब नहीं जीते। अब वोट चोरी हो रही होती तो अयोध्या हमारा पता है मक्का मदीना जैसे इनका है, तो वहाँ से सपा का सांसद नहीं बनता। आप खुद सोचिए, जितने सब लोग समझदार लोग बैठे हैं, कितनी जगह भाजपा हारती है। अगर ये वोट चोरी कर रहे होते तो वहाँ पे क्यों साफ होता? अगर ईवीएम हैक होती तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्यों बनती? अगर ये वोट चोरी होती केरल में कम्युनिस्टों की सरकार क्यों बनती? आप बताइए, तमिलनाडु में क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बन रही? मेरी सवाल का अब आप मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। तो इसको जस्टिफाइड तो करिए कि चोरी कैसे हो रही है। आप मैं मुंह से कह दूं साहब चोरी हो रही है, अरे वो तो बोल रहे हैं सबूत भी है ना। राहुल गांधी चीख चीख कर बोल रहे हैं सबूत भी है, दिखाऊंगा। अरे तो दिखाओ ना, दिखा रहे हैं ना वो तो, मुंह से चुनाव आयोग को कह रहे भेजा। हैं। नहीं बम- सर, बम एक फूटने की मकान बात के कर रहे हैं। अंदर अरे तो बम फोड़ो। एक मकान के अंदर 5,000 वोट कैसे हो अरे सकते हम कह रहे हैं बम फोड़ो हैं? एक ना। मकान के अंदर 100 वोट कैसे हो सकते हैं? मैं कह रहा हूँ बम फोड़ो ना, कोई बम नहीं है ये, केवल 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 हमारे लोग। मैं कमाल अख्तर साहब एक मुद्दे पर आता हूँ, जल्दी जल्दी एक एक हाँ ना का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कानून व्यवस्था बेहतर हुई योगी सरकार में, हाँ या ना? एनसीआर का डाटा बता देगा कि कानून व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। सड़कें बेहतर हुई? अभी जाके देखिए, मैं लेके चलता हूँ, गड्ढे ही गड्ढे हैं। जी, आपको लग रहा है कि 2027 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन सकते हैं चांस, या योगी जी फिर रिपीट करेंगे? नहीं, अखिलेश जी निश्चित तौर से आ रहे हैं। आ रहे हैं? बिल्कुल, लौट निश्चित। जाएंगे तो आप मंत्री बन जाएंगे? मैं मंत्री बनूं ना बनूं, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में बनेंगे, ये जनता ने तय कर लिया है। जी, नहीं भरोसा क्यों आपको? ये भरोसा इसलिए है कि 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दिया था जनता ने, हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। और निश्चित तौर पर अपने सर ने सही कहा कि जब किसी चीज पे विश्वास कम हो जाता है तो जनता उसे बदल देती है। अब मान लो अगर मैं किसी के घर में जाता हूं और उसका सारा ही सामान लेके उठा के चला जाऊंगा तो वो अलग धारा में पब्लिक वो मुकदमा लिखेगी, और दूसरी जगह जाके कुछ सामान लेके चला गया तो अलग धाराओं में ले जाएगी। तो बीजेपी इतनी समझदार पार्टी तो है कि 10-20 इन्हें जिता दो और बाकी सरकार अपनी बना लो, तो वोट चोरी तो हो ही गई। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर फेल हो गई है, और जनता का हर वर्ग, हर समाज का, सिख, मुसलमान, ईसाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सब माता बहनें, सब लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, और इसलिए अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम 2027 के लिए आपको अभी से ही शुभकामनाएं दे जाते हैं। आपने सरकार के बनने का दावा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आप भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से कि आप लोग प्लीज मंच पर ही रहें। सर प्लीज आप मंच पर ही रहें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर की प्लीज सर आप भी मंच पर आएं और मोमेंटो भेंट करके इन दोनों का सम्मान करें। और अब आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मुरादाबाद के संवाददाता आकाश जी का भी सम्मान करें रमेश चंद्रा सर मोमेंटो भेंट करके।
जेपी जी प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ। जेपी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ। और तुषार श्रीवास्तव हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी प्लीज़ मंच पर आएँ। तो आज हमने इस मंच से तमाम अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, लेकिन बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये बदलाव किस तरफ ले जाएगा, जो नया विज़न यहाँ रखा गया, क्या उस मिशन में कामयाब हो पाते हैं, ये बदलते वक्त के साथ हम इस पर भी आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार।